आज प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को वीसी के माध्यम से संबोधित किया और अनेक योजनाओं का जो ग्रीन एनर्जी का तरफ जाती हैं पूरे देश की उनको किया। जो लक्ष्य उन्होंने पिछली दुनिया के सामने रखा था कि 2030 तक हम 40% ग्रीन एनर्जी को प्रोड्यूस करेंगे, जितनी हमारे हिंदुस्तान की लागत है वो उन्होंने 2021 तक ही करके दिखा दिया और अब उन्होंने टारगेट 50% तक का कर दिया। क्योंकि जिन ट्रेडिशनल साधनों से हम बिजली बना रहे थे वो एक ना एक दिन ख़त्म होने वाले थे, चाहे कोल थे उस थे। आज परमाणु बिजली घर बन रहे हैं, आज सोलर के नए नए बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, आज वायु के लग रहे हैं, आज पानी के साथ लग रहे हैं, यहाँ तक कि नदियों के ऊपर फ्लोटिंग सोलर का भी एक नया प्रोजेक्ट आज उन्होंने किया। और मुझे बड़ी खुशी है, मुझे नारा साहब बता रहे थे कि 110 करोड़ रुपया अपने डिस्ट्रिक्ट में आया और वैसे भी पानीपत के अंदर आया। तो ये पूरे देश के अंदर एक बहुत बड़ा चमत्कार और दुनिया के सामने हिंदुस्तान एक एग्जाम्पल बनने जा रहा है, ऐसा प्रधानमंत्री का। आज उन्होंने अपने संबोधन में ये भी कहा कि अनेक स्टेट जो ट्रांसमिशन है बिजली की, बिजली प्रोड्यूस पूरी हो रही है, कंपनियां बना रही हैं, लेकिन पुरानी तारें हैं, जर्जर तारें हैं, ट्रांसमिशन उसको थेफ्ट लॉस हो रहा है, कोई सी तरह के लॉस हो रहे हैं, तो वो नुकसान में जा रहा है, नुकसान देश का हो रहा है। इसलिए उसके ऊपर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होना चाहिए। और मैं नारा साहब मेरे साथ थे और डोगरा साहब सेंटर से आए हुए हैं, उन्होंने मुझे बताया कि हिंदुस्तान के अंदर गुजरात के बाद सुधारीकरण के मामले में हरियाणा दूसरे नंबर पर है। मैं बधाई देता हूं माननीय मनोहर लाल जी को कि उन्होंने मोदी जी की सोच को धरातल पर उतारने का काम किया है। पिछले दिनों में आपने देखा होगा जितनी भी सरकारें रही होंगी, टाइम टू टाइम चाहे 2 पैसे 10 पैसे 50 पैसे 1 रुपया रेट बढ़ा ही होगा बिजली का, लेकिन जब से मनोहर लाल जी आए उन्होंने अपने आने के बाद बिजली के रेट को घटाया। मैं दिल की गहराइयों से उनका आभार व्यक्त करता हूँ। संसद है काफ़ी इस बार जो है दावेदार चल रहा हाँ है। जी मतलब बहुत ही शर्मनाक बात है कि एक अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी कहने वाली थी भी सही, कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी, लेकिन उन्होंने अपने व्यवहार और अपने कर्मों के कारण ऐसे हालात में पार्टी को पहुंचा दिया वहाँ की लीडरशिप ने। और वहाँ के जो विपक्ष के नेता पार्लियामेंट के अंदर हैं उन्होंने असंसदीय भाषा का प्रयोग किया और किसी भी तरह से क्षम्य योग्य नहीं है। हालांकि उन्होंने बाद में अभी पत्र द्वारा भी मैं सोशल मीडिया में देख रहा था कि उन्होंने पत्र इन राइटिंग भी माफ़ी मांगी है, सारा कुछ मांगा है। उससे ज़्यादा शर्मनाक बात और है कि जब पार्लियामेंट के अंदर उस तरह का विरोध प्रदर्शन हो रहा था कि और वो लोग दिक्कत मान रहे थे, जिस दिन से ये मानसून सत्र शुरू हुआ है तख्तियाँ लेके आसन के सामने खड़े हो जाते हैं। और जब इस घटना का निंदा पूरे देश भर में चौतरफा हो रही थी तो बीजेपी के सांसदों ने भी उसकी निंदा करी कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, माफ़ी मांगे निरंजन। तो सोनिया गांधी जी वहाँ पर मंच पे जाकर स्पीकर साहब को कुछ बोलने लगे कुछ शब्दों के अंदर, तो हमारी माननीय मंत्री स्मृति जी एक कटसी के रूप में, एक भावनात्मक रूप में उन्होंने कहा कि आप हमें बताइए अगर किसी प्रकार की कोई वो है, तो उन्होंने उनके साथ दुर्व्यवहार किया स्मृति ईरानी जी के साथ। आप देखोगे मदद करने के भाव से उन्होंने उनसे पूछा, भाई आप ये मत सोचो कि आप अपोजिशन के हो तो आप बताइए, इसके ऊपर बात करते हैं। तो उन्होंने उसके साथ भी मिसबिहेव किया, जो मैं समझता हूं कि बहुत गलत है। और वो एक पार्टी के हेड को, पार्टी के चीफ को इस तरह का व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, आपके अपने विचार हैं, हमारे अपने विचार हैं, आप समाज के आगे, मीडिया के आगे, जनता के आगे अपने भाव रखें, हम अपने भाव रखें। लगा रही है कि स्मृति ईरानी ने सोनिया गांधी के खिलाफ जो है ना, ये ऑन रिकॉर्ड है, ये वीडियो है इसका। आप पुतले जलाए नेवल में वो सब कुछ करेंगे, वो तो एक्चुअली उनको दिक्कत तो कुछ और है, वो शो किसी और से करें। ईडी के सामने इतनी क्वेश्चनेयर हुई, सारी चीज़ पता लगी और पता लगा कि नेशनल हेराल्ड का इतना बड़ा घपला निकला कि 5000 करोड़ की प्रॉपर्टी को मात्र 90 करोड़ में ट्रांसफ़र किया गया और वो 90 करोड़ भी लोन के रूप में कांग्रेस पार्टी से लिया गया और वो 90 करोड़ को भी बाद में माफ़ कर दिया गया। कि कहा गया कि अखबार ने एक रेजोल्यूशन कांग्रेस पार्टी ने किया कि अखबार ने देश की आज़ादी के लिए बहुत काम किया है, इसलिए हम 90 करोड़ माफ़ करते हैं। और वो देखा गया उसमें 4 नेशनल हेराल्ड में थे जिनको ट्रांसफ़र की गई, वही 4 लोग उसके अंदर थे और वही कांग्रेस पार्टी सुनी है। तो ये तो इन्वेस्टिगेशन के अंदर क्लियर हो गया। और आप ये देखिए कि इस तरह के गोलमाल इन्होंने कर रखे हैं, आज वो गोलमाल सामने आ रहे हैं। तो अब ये बोलते हैं कि बदले की भावना से ये कार्रवाई की। इसमें बदले की भावना क्या, ऑन रिकॉर्ड आप मीडिया के सामने रख दें, आप जो जांच एजेंसी है उसके सामने रख दें।
ईडी के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट के भी कहती है कि ईडी के पास वो ताकत है कि अगर आपने गबन करके भ्रष्टाचार करके किसी संपत्ति को अर्ज किया है तो उसको जब्त कर सकती है। हर मोर्चे पर उनकी हार हो रही है, सिर्फ जनता को भ्रमित करने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी केवल राजनीतिक प्रतिशोध की वजह से हमारे ऊपर कार्रवाई कर रही है। अगर कर रही है तो ऑन डॉक्यूमेंट आप प्रोड्यूस करें, हमें नहीं करते तो जनता के सामने कर दें, मीडिया के सामने कर दें। आप आ जाओ, जुड़ जाओ भाई। संयुक्त किसान मोर्चा किस मुद्दे पे बंद करें? जो एमएसपी ने उनकी मांगे हैं सर। ऐसा है, देखिए किसान मोर्चा पहले भी आंदोलन उन्होंने किया, कृषि कानून उन्होंने वापस लिए। आज अधिकतर किसान, आम समाज ये सोच रहा है जिस अडानी के, अंबानी के नाम ले लेके भारतीय जनता पार्टी के साथ टैग किया गया, वहीं अनाज ले लेके वहाँ पर पहुँच गए। चलो मैं उस विषय में नहीं जाना चाहता, मैं किसान हूँ, किसान का बेटा हूँ और मैं किसान भाइयों की दिल से बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। और भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक नेता, आज आप देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों की शान में कितनी बड़ी बात की। किसान केवल अन्नदाता ही नहीं है, आज वो ऊर्जा दाता भी बन गया, आज वो ऊर्जा देने वाला, एनर्जी देने वाला भी बन गया। उन्होंने अपने संबोधन के अंदर कहा मैं भी एक किसान हूँ, मेरे पिताजी आज 88 साल के हो गए, 28 तारीख को, 29 को मेरा था, 28 को मैं, 88 ईयर्स के, और वो उसके बाद 2 व्हीलर भी चलाते हैं और अपना खेत भी जाते हैं, सब्जी बोते हैं, मंडी जाते हैं। हम किसान हैं, हम समझते हैं जब तक किसान की इनकम नहीं बढ़ेगी, आज ज़मीन का अगर हम वैल्यूएशन करें, जैसे हर आदमी बिजनेसमैन अपनी प्रॉपर्टी का और अपने कैपिटल का वैल्यूएशन करता है, उस पर देखता है कि मेरे को कम से कम इतना रिटर्न मिलना चाहिए। अगर किसान की असेट्स को देखा जाए, ज़मीन को देखा जाए, वो परसेंटेज क्या 0.001% में भी उसको रिटर्न नहीं आता। उसका रिटर्न बढ़े, उसकी इनकम बढ़े, उसके बच्चे भी अच्छे स्कूलों में पढ़े, उसके लिए मोदी जी कुछ सुधार करना चाहते हैं। लेकिन जो देश की ताकतें देश को कमज़ोर करना चाहती हैं, जो विरोधी देशों के हाथ में खेल रही हैं, वो किसी न किसी रूप में हमारे किसान भाइयों या अभी अग्निवीर को लेकर उन्होंने भ्रमित किया, ऐसा वो भ्रमित करते हैं, वो उनको भ्रमित नहीं करना चाहिए, देश को आगे बढ़ाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, आज प्रधानमंत्री जी ने एक बात और कही कि कोई भी नेता बनता है, कोई भी किसी पोस्ट पर आता है, वो अगले 5-7 साल बाद की कहता है कि मैं रहूँगा नहीं रहूँगा, मैंने क्या सोचना, अभी तो तुरंत ही जितना शोषण दोहन कर सकते हैं असेट्स का कर लें। लेकिन उन्होंने कहा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंदर हम 75वें साल के अंदर हैं, 25 साल बाद का विज़न, 2047 का विज़न इस क्षेत्र में नहीं, हर क्षेत्र के अंदर, चाहे सामरिक क्षेत्र के अंदर हो, चाहे अन्न के क्षेत्र में हो, चाहे लोगों का जीवन स्तर उठाने में हो, 2047 का टारगेट लेके आज माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। ये हम सबको पता है, नरेंद्र मोदी जी 2047 तक फिजिकल रूप से, प्रैक्टिकल रूप से इस देश का नेतृत्व नहीं कर रहे होंगे, मैं आपको स्पष्ट कह रहा हूँ। लेकिन 2047 तक उनके आज किए हुए फैसले, उनके दिए हुए विचार इस देश का नेतृत्व जरूर करेंगे, 100% करेंगे। कुलदीप बिश्नोई की चर्चाएं हैं कि जैसा उन्होंने कहा, मैं आत्मा की आवाज़ पर वोटिंग करूंगा। राज्यसभा में, राष्ट्रपति में चुनाव के अंदर उन्होंने की, और जिस तरह से लगातार वो हमारे नेताओं के पास संपर्क भी कर रहे हैं और बातचीत भी हो रही है, और पार्टी के नेता भी उनसे संपर्क में हैं, वो अपने कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श करके, ये उनका राजनीतिक फैसला है, वो किस दल के अंदर, किस पार्टी के अंदर जाएंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि वो भारतीय जनता पार्टी में उनका स्वागत है अगर आए तो, बाकी वो निर्णय उनका अपना है और पार्टी का निर्णय, पार्टी तो हमारे अध्यक्ष हैं, पार्टी अध्यक्ष हैं जो संगठन को देखते हैं, बाकी निर्णय उन संगठन के लिए काफी, मैं संगठन के लिए जो मेरे को ड्यूटी मिलती है मैं वो करता हूँ, बाकी निर्णय हमारा जो पार्टी की कोर टीम है वो निर्णय करती है, बाकी निर्णय उनका रहेगा। व्यक्ति हाँ, मैं अपनी नहीं, मेरी कोई बातचीत नहीं, व्यक्तिगत रूप से मैं चाहूँगा कि वो भारतीय जनता पार्टी के से जुड़े, वो ही नहीं, जैसे विनोद शर्मा जी भी किसी तरीके से जुड़े, कार्तिकेय जी को समर्थन देने के रहे। मैं चाहता हूँ कि हर वो व्यक्ति जो इस देश का भला चाहता है और प्रदेश का भला चाहता है, जो समाज को तोड़ना नहीं चाहता, जो समाज को जातियों में नहीं बांटना चाहता, जो समाज को इकट्ठा करके चलना चाहता है, इस देश की, इस प्रदेश की तरक्की करना चाहता है, हर उस ताकत को भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना चाहिए, मेरी दिली इच्छा है।